कि पहले सुधाकर सिंह जी ने सरकार के विरुद्ध क्या क्या टिप्पणी नहीं की। सुनील सिंह जी का बजाबता बराबर आता था जब सरकार में थे, आज अपोजिशन में है लेकिन कल थे, तो बराबर नीतीश जी के विरुद्ध व्यक्तिगत टिप्पणियां भी आती थी। उस पर कोई ध्यान नहीं गया, इसलिए कि वो लोग संपन्न घराने से आते थे। लेकिन मैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आता हूँ। मैंने तो कभी दल के आधार पर व्यक्ति का सरकार का विरोध कभी नहीं किया। अति पिछड़ा का मैं बेटा हूँ, इसीलिए इन लोगों को नागवार गुजरा कि मैं 110 जातियों को मुखर होकर के आंख में आंख मिला करके इन सवालों को क्यों उठा रहा हूं, इनको बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए हमारी सदस्यता की बात की है इन्होंने। हमारे साथ राजद के एमएलसी रामबली चंद्रवंशी जी हैं। इनकी सदस्यता जो है, जो सभापति हैं बिहार विधान परिषद के, उन्होंने इनकी सदस्यता खत्म कर दी है। और जो सचेतक दल, एक तरह से सचेतक हैं राष्ट्रीय जनता दल के, सुनील सिंह ने इनकी एक तरह से पैरवी की थी और कहा था कि इन्होंने महागठबंधन के जो नेता है उनके खिलाफ बोला है। इनकी मांग थी कि भैया तेली जाति को आपने जो है अति पिछड़ा में कैसे शामिल कर दिया, इसी को लेकर के इनका आंदोलन था। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि पटना के मिलर स्कूल में भी इनका एक कार्यक्रम किया गया था। रामबली चंद्रवंशी जी, सदस्यता आपकी चली गई, क्या कहना चाहते हैं? सदस्यता चली गई तो जिन लोगों ने सदस्यता समाप्त की है उन लोगों से पूछिए कि सदस्यता क्यों समाप्त की। मैं तो सदस्यता समाप्त करने के जो नियम बने हुए हैं, स्पष्ट नियमावली है बिहार विधान परिषद की, 8 पेज की पुस्तिका है, उसमें 3 बातें स्पष्ट रूप से है। उस 3 बातों में से किसी एक बातों का मैं अगर इत्फाक रखता हूँ, उल्लंघन करता हूँ, तो मेरी सदस्यता चली जाए तो उससे कोई अफसोस की बात नहीं है कोई, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। आप भी समझ सकते हैं उसके नियम को उठा करके देख करके। उसमें पहला है कि आपने व्हीप का उल्लंघन किया हो। व्हीप का उल्लंघन हमने नहीं किया। व्हीप तो विधान परिषद में जारी भी उस तरह से नहीं होता। दूसरी बात है कि आपने वोटिंग में भाग लिया हो व्हीप के अगेंस्ट। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप दल बदल किए हों, मैंने दल छोड़ करके दूसरे दल की सदस्यता आपने ली हो। तब मैंने दल भी छोड़ा नहीं, दूसरे दल में भी अभी तक नहीं गया हूँ और व्हीप का भी उल्लंघन नहीं किया हूँ। और उसके बाद एक बात और संविधान में संशोधन किए गए थे कि सदन के बाहर अगर सरकार के विरुद्ध में भी कोई बातें सदस्य कहता है तो उसके लिए सदन की सदस्यता समाप्त नहीं की जा सकती। इस पर स्पष्ट नियमन है 18 अप्रैल 1991 का गुलाम सरवर जी का। उसमें कई सदस्यों का सदस्यता इसीलिए बचा था कि इसके पहले बलराम धाकड़ जी का, रवि राय जी का लोकसभा में भी स्पष्ट नियमन है इस पर। तो वो तो सवाल ही नहीं था कि मैं नियमों का कहीं ना कहीं से उल्लंघन किया हूँ। बात यहाँ पर थी जिसका आपने अभी कहा कि तेली तमोली दांगी का मैं आंदोलन कर रहा था। तो तेली तमोली दांगी का बात मैं थोड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि बिहार की आरक्षण की राजनीति में, या यूँ कहें कि जो सबसे अंतिम पावदान पर बैठे हुए लोगों की अगर किसी ने व्यथा सुनी तो उस व्यक्ति का नाम था जननायक कर्पूरी ठाकुर, बिहार के अंदर। और बिहार के अंदर नहीं, अब तो पूरे देश के लोग उनको स्वीकार कर रहे हैं कि कोटा सिस्टम का आरक्षण जो है पहली बार इंट्रोड्यूस बिहार में किसी व्यक्ति ने किया। उस व्यक्ति का नाम जननायक कर्पूरी ठाकुर था। 78 में उनकी स्पष्ट धारणा थी। उस आरक्षण को लागू करने के लिए कर्पूरी ठाकुर ने भद्दी भद्दी गालियाँ भी सुनी और बहुत तरह के प्रताड़ित किए गए और सत्ता से भी पदच्युत किए गए। लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी की धारणा थी कि जब तक ऊपर में हम कहीं, अगर आप देखते हैं कि कोई खेत पटाते हैं तो ऊंचा खेत होता है और नीचा होता है, तब पानी को अगर ऊपर से छोड़ दिया जाए तो सब पानी नीचे ही आ जाएगा, ऊपर के जो है ज़मीन है उस पर पानी सिंचाई नहीं होगी। तो उसको सिंचाई करने के लिए लोग मेड़ बनाते हैं। अब मेड़ बनाने से क्या होता है कि ये पानी भर के फिर ऊसर वाला पानी में जाता है। वही आरक्षण का कोटा सिस्टम है। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने जो अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग का जो किया, अनेक्सर 1 अनेक्सर 2, उस धारणा को, और जो रोजगार के सृजन में लगे हुए कामगार लोग थे, मैंने कहिए कि एक तरह से कारीगर जातियाँ, उसको इस कैटेगरी में रखने का काम किया। लेकिन बाद के कालखंड में क्या हुए, लालू जी की जब राज आई तो कई जातियों को इसमें जोड़ दिया गया। फिर नीतीश बाबू की राज आई तो कई जातियों को इसमें जोड़ दिया गया। और हद तो तब हो गई जब 2015 में
अपेक्षाकृत संपन्न 3 जातियां, तेली, तमोली और दांगी को इसमें जोड़ दिया गया। अब उसके जोड़ने से इनकी जो आरक्षण का हकमारी है वो 100% से लेकर के 70% तक हो गई। यही यही आरोप लग रहा है सर आपको कि अगर ऐसी कुछ बात थी, आपने महागठबंधन के जो बड़े नेता थे उनके खिलाफ जो है वो पब्लिक डोमेन में यह बातें कही। उनका कहना था कि आपका अगर कोई बात ही था तो आप जो है बैठक में उस समय बोलते, आप पब्लिक डोमेन में बात क्यों बोले? देखिए, पब्लिक डोमेन की बात नहीं, यह बात तो मैं 2015 में जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के कुर्सी पर थे, जिस दिन ये कैबिनेट में आने वाला था, उस दिन भी मैंने माननीय लालू प्रसाद जी से ये बातें कही थी और लालू जी हमारे बात से कन्विंस थे। और लालू जी ने आरसीपी को, उस समय नीतीश कुमार के जो एडवाइज़र हुआ करते थे, उनको फ़ोन भी लगाया था और लालू जी स्पष्ट कन्विंस थे कि मैं जो कह रहा हूँ वो बड़ी समस्या है और इसका समाधान किया जाए। उसके बाद हम लोगों को लालू जी ने कहा, जब मामला शांत नहीं हुआ, आ गया कैबिनेट में, पास भी हो गया, तब लालू जी ने कहा कि उच्च न्यायालय में चले जाओ। पटना उच्च न्यायालय में गए, वहाँ भी पैसे के सामने हम लोग हार गए। फिर लालू जी के पास हम लोग गया, लालू जी ने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट जाओ, मैं वहाँ मदद करूँगा, लड़ूंगा वकीलों के। सुप्रीम कोर्ट में मामला अभी लंबित है और इसी को आगे बढ़ाने के लिए मैं जनता की अदालत में गया और रोड पर आंदोलन को ले गया। तो इस पर तो सबको मालूम है कि लगातार मैं 8 वर्षों से इस इशू को लेकर के चल रहा हूँ। ये कहीं से भी दल विरोधी इशू नहीं है, बल्कि उन समाज के लोगों के साथ न्याय की बात मैं कर रहा हूँ जिसकी संख्या लगभग 110 जाति है। तो 110 जाति बनाम 3 जाति की लड़ाई को मैं लड़ रहा था और 3 जाति अपेक्षाकृत संपन्न हैं और 110 जाति अपेक्षाकृत हाशिए पर रहे लोग हैं। तो 110 जातियों को न्याय दिलाने की बात थी, उसकी लड़ाई लड़ता जिस वर्ग से मैं आता हूँ। अगर उनकी लड़ाई मैं नहीं लड़ता तो मैं क्या, मुझे लोग माफ़ करते कि मैं उनका नुमाइंदे था, मैं उनका प्रतिनिधि था और मैं चुपचाप हाथ पर हाथ धरे बैठा रह गया। इसलिए कोई व्यक्ति अगर इस आंदोलन के कारण मुझे अगर निरस्त करता है सदस्यता से, तो इसका मुझे अफसोस नहीं है, क्योंकि यह दल विरोधी, दल निर्भरता के नियम के अनुसार नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कहीं पर निगाह है और कहीं पर निशाना है। अगर दल से निष्कासित किया जाता तब मुझे समझ में आती, लेकिन सदन के सदस्य से निष्कासित किया गया, ये मुझे कहीं से अटपटा लगता है और मैं तो इसे जनतंत्र की हत्या मानता हूँ। नियमों की धज्जी उड़ाई हैं सभापति महोदय ने, और अति पिछड़ा का मैं बेटा हूँ, इसीलिए इन लोगों को नागवार गुजरा कि मैं 110 जातियों को मुखर होकर के आँख में आँख मिला करके इन सवालों को क्यों उठा रहा हूँ, इनको बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए हमारी सदस्यता की बात की है इन्होंने। एक सवाल ये है सर कि आपको अच्छा खासा जो है फ्लैट वगैरह मिला हुआ है, सैलरी भी आपका प्रोफेसर का आता है, तो आप इसमें क्यों कूदे? लोग सवाल पूछेंगे कि भैया ठीक तो जीवन जी रहा था, जैसे और लोग एमएलसी हैं, आरजेडी के राज्यसभा के मेंबर हैं, वैसे आप भी जीते, क्या ज़रूरी था इनकी लड़ाई और इनके हक की बात करने का? हमारे आदर्श जननायक कर्पूरी ठाकुर जी हैं, हुँ, देखिए उन्हीं का मैं तस्वीर लगाता हूँ। हुँ, तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी हुँ, अगर चाहते तो 2 बार मुख्यमंत्री बने थे, 1 बार उप मुख्यमंत्री बने थे, तो क्या उनके घर उसी तरह के होते, हुँ, या उनके पास एक धुर ज़मीन उन्होंने नहीं खरीदी, हुँ, एक गाड़ी नहीं खरीदा, एक बंगला पटना में भी नहीं खरीदा। हुँ, तो सुख सुविधा से रहना अगर राजनीति में आने का तकाजा है, राजनीति में आने का अगर पैरामीटर है, तो उसमें मुझे नहीं कहना। लेकिन हम लोग तो राजनीति में इसलिए आए थे कि जिस वर्ग से मैं आता हूँ उस वर्गों को मैं मुख्य धारा में ला सकूँ, सशक्तिकरण के दिशा में एक डेग आगे बढ़ सकूँ। जननायक कर्पूरी ठाकुर के रास्ते, जननायक कर्पूरी ठाकुर बनना आसान बात नहीं है, लेकिन जननायक कर्पूरी ठाकुर के रास्ते पर अगर एक आध डेग मैं चल सकूँ, यही मेरे जीवन की सार्थकता होगी और उस पर मैं नकल कर रहा हूँ। एक आपने कहा कि पिछड़ा समाज से है इसलिए हो, या सुनील सिंह ने भी कई बार माननीय मुख्यमंत्री के बारे में जो है गठबंधन में रहते हुए भी टिप्पणी की, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आप पे एक तरह से कार्रवाई करना काफ़ी आसान हो गया, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए थी, क्या ऐसा आपको देखिए, लगता है? ये तो आप सभी लोग देखते हैं कि पहले सुधाकर सिंह जी ने सरकार के विरुद्ध क्या क्या टिप्पणी नहीं की। सुनील सिंह जी का बजाबता बराबर आता था, जब सरकार में थे, आज अपोजिशन में है लेकिन कल थे, तो बराबर नीतीश जी के विरुद्ध व्यक्तिगत टिप्पणियां भी आती थी। उस पर कोई ध्यान नहीं गया, इसलिए कि वो लोग संपन्न घराने से आते थे। लेकिन मैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आता हूँ, मैंने तो कभी दल के आधार पर व्यक्तिगत सलाहकार का विरोध कभी नहीं किया। मैं तो कहा कि जिन नीतियों से हम प्रभावित हो रहे हैं उस पर सरकार पुनर्विचार करे और समय रहते इसको निकाले। और निकालने का मतलब ये नहीं था कि मैं तेली, तमोली या दांगी का विरोधी था, मैं तो ये कह रहा था कि उनका एक अलग कैटेगरी बना दी जाए
और उसको जनसंख्या के अनुपात में उनको भी आरक्षण दे दीजिए, बल्कि हमारा ही आरक्षण से कुछ काट करके उनको दे दीजिए, लेकिन हम 110 जातियों को बकस दीजिए। तो यह अगर सवाल उनको कहीं न कहीं चुभ रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि 110 जातियों का भला वो नहीं चाहते हैं, अति पिछड़ों का भला वो नहीं चाहते हैं। आज़ादी के 77 वर्षों के बाद भी उनके मन में कहीं न कहीं कुंठा है, उन संपन्न जातियों के मन में, कि अति पिछड़ा वर्ग मुख्य धारा में नहीं आए। सामाजिक न्याय का ये नकली नारा दे करके लोगों को ठगने का काम करते हैं। मैं तो यही समझूंगा, क्योंकि मैं इसकी सवाल को, इस लड़ाई को मैं 8 वर्षों से बहुत प्रमुखता से लड़ रहा हूँ। लालू जी या तेजस्वी जी से बात हुई आपकी इसके बाद या पूरे घटनाक्रम में? नहीं, जब आंदोलन मैं कर रहा था तो तेजस्वी जी ने फ़ोन करके मुझे रोकने का कोशिश किया। तो मैं कहा कि मैं आंदोलन नहीं रोक सकता, मैं अपने जाकर के अपने आप पिताजी से पूछ लीजिए। इन सवालों के बारे में बड़ी गहराई से पिताजी जानते हैं, और आप उनसे समझ लीजिए। मैं इस आंदोलन को नहीं रोक सकता हूँ, क्योंकि मेरे जज्बात से जुड़ा हुआ है और 110 जातियों के अस्मिता से जुड़ा हुआ है, उनके अधिकार से जुड़ा हुआ है, उनके हक से जुड़ा हुआ है, उनके सम्मान से जुड़ा हुआ है। इस लड़ाई को छोड़ देना और दूसरे कोई राजनीतिक पद की मैं लालच करना, ये कहीं से भी मुझे उचित नहीं है। इसलिए सदस्यता पर अगर सवाल उठता है, तो सदस्यता एक सदस्यता नहीं, 100 सदस्यता जाए, 100 बार सदस्यता जाए, उसकी परवाह नहीं है। लेकिन इनकी परवाह है। जिन जातियों की लड़ाई मैंने स्टार्ट किया है, उस लड़ाई को मैं आगे भी लड़ूंगा और उसकी परिणति तक लड़ूंगा। देखता हूं कि कितनी ताकत है ये सरकार में, या इस सरकार के मुखियों में, या हमारे नेता लालू प्रसाद जी में, तेजस्वी जी में, कि हमारे 110 जातियों की जो मैं रहनुमाई कर रहा हूँ, उसकी जो ताकत मैं बन करके खड़ा हूँ, उस ताकत के साथ टकराएं। उसका क्या हश्र होगा? हमको क्या खोना है? हम तो पहले भी हाशिए पर थे, हम तो सत्ता में है नहीं, तो हमको क्या खोना? तो उनको है जो सत्ता की बात कर रहे हैं और जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। इसलिए खोना उनको है, मुझे कुछ खोना नहीं है। कोर्ट जा रहे हैं सर, संवैधानिक पहलू को देखते हुए आगे क्या करेंगे आप? आगे तो बस दो ही रास्ता है। एक तो मैंने कहा कि जनतंत्र की जिस तरह से हत्या की गई, गला घोटी गई नियम कानून को, उसके लिए न्यायालय है। और दूसरा है, जो मैं 110 जातियों की आवाज़ को उठाने में अगर इस तरह का मुझे भुगतना पड़ा, तो मैं उन लोगों के बीच में जाऊंगा कि उन लोगों का क्या फैसला है, और अपनी लड़ाई को तेज करना है या और धारदार बनाना है, और या जो भी फैसला है उस फैसला के साथ में हूँ उनके साथ। कोर्ट जाएंगे संवैधानिक पहलू को लेकर के? निश्चित रूप से जब जनतंत्र की हत्या होगी, तब सबसे पहले तो न्यायालय ही लोग जाते हैं। तो न्यायालय का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है, इसलिए न्यायालय पर तो भरोसा मुझे है ही। चलिए, तो रामबली चंद्रवंशी जी थे, आप द इंटरव्यू इंडिया देख रहे थे।